नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जीव विज्ञान की कक्षा 12 में। पिछली क्लास में हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 23 मानव श्वसन तंत्र के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक शुरू किया जा रहा है वो है मानव के मुख्य श्वसन अंग फेफड़े। बात करते हैं फेफड़े के बारे में। फेफड़े जो होते हैं ये उपस्थित होते हैं वक्ष गुहा में। फेफड़े वक्ष गुहा में उपस्थित होते हैं और मानव में जो फेफड़े पाए जाते हैं ये एक जोड़ी होते हैं, जिसमें से एक होता है बायां फेफड़ा और दूसरा होता है दायां फेफड़ा। बायां फेफड़ा जो है इसमें पाई जाती है 2 पालियां और जो दायां फेफड़ा है इसमें पाई जाती है 3 पालियां। अब जो फेफड़े पाए जाते हैं इन फेफड़ों के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं और इन आवरण को कहा जाता है फुफ्फुस आवरण। और दोनों फुफ्फुस आवरणों के मध्य में उपस्थित होता है प्लूरल तरल। तो फुफ्फुस आवरण के मध्य में जो तरल पाया जाता है उसको कहा जाता है प्लूरल तरल। अब जो फुफ्फुस आवरण जो होते हैं इनके मध्य जो कोटर पाई जाती है, फुफ्फुस आवरण के मध्य जो कोटर पाई जाती है उस कोटर में वायु अनुपस्थित होती है या वायु नहीं भरी होती। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर दुर्घटना हो जाए और उस दुर्घटना की वजह से फेफड़ों जो है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो क्षतिग्रस्त होने की वजह से कई बार ये देखने को मिलता है कि फुफ्फुस आवरण के मध्य जो कोटर जो होती है इस मध्य कोटर में वायु बढ़ जाती है। और जब इसमें वायु बढ़ जाती है तो फेफड़ों का फैलना और सिकुड़ना प्रभावित होता है और अंततः जो फेफड़े होते हैं वो फेफड़े पिचक जाते हैं। फेफड़े जो हैं वो फेफड़े क्या हो जाएंगे? पिचक जाएंगे। अब ये जो फेफड़े जो होते हैं इन फेफड़ों में श्वसनी प्रवेश करती है और ये जो श्वसनी जो प्रवेश करती है आगे चल करके ये श्वसनी जो होती है ये उपविभाजित होती है फेफड़ों में, और उपविभाजित होने के बाद में ये आगे चल करके और बारीक नलिकाओं में विभाजित होना शुरू हो जाती है और अंततः ये निर्माण करती है द्वितीयक, तृतीयक श्वसनी, फिर से विभाजित होगी और ये अंतः श्वसनी, और अंतः श्वसनी के बाद में ये श्वसन श्वसनिका, अंतः श्वसनिका के बाद में आगे चल करके ये श्वसन श्वसनिका बनाती है। यही श्वसन श्वसनिकाएं जो होती है आगे चल करके पुनः उप विभाजित होती है और उप विभाजित होकर के ये बनाती है वायु कूपिका वाहिनी। और वायु कूपिका वाहिनी जो होती है ये आगे चल करके खुलती है वायु कूपिका कोश में, और वायु कूपिका कोश जाकर के खुलते हैं अनेक छोटी छोटी वायु कूपिकाओं में। और ये जो वायु कूपिकाएं होती है यही वायु कूपिकाएं आगे चल करके निर्माण करती है श्वसनीय सतह का, निर्माण करेगी किसका? श्वसनीय सतह का। तो फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। फेफड़े जो होते हैं
इनको मुख्य श्वसन अंग कहा जाता है। फेफड़े वक्ष गुहा में पाए जाते हैं, एक जोड़ी फेफड़े उपस्थित होते हैं। बायां फेफड़ा 2 पालियों से तथा दायां फेफड़ा जो होता है वो 3 पालियों से मिलकर के बना होता है। फेफड़ों के चारों ओर 2 आवरण पाए जाते हैं जिनको कहा जाता है फुफ्फुस आवरण, और इन फुफ्फुस आवरण के मध्य में एक तरल भरा होता है जिसको कहा जाता है प्लूरल तरल। और फुफ्फुस आवरण के मध्य जो कोटर पाई जाती है उसमें वायु अनुपस्थित होती है, वायु भरी हुई नहीं होती है। लेकिन दुर्घटना के कारण जब फेफड़े क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तब उस मध्य कोटर में वायु बढ़ जाती है जिसकी वजह से फेफड़े पिचक जाते हैं। फेफड़ों में जो श्वसनी प्रवेश करती है वो श्वसनी जब उप विभाजित होती है तो द्वितीयक श्वसनिका, तृतीयक श्वसनिका, अंतः श्वसनिका और श्वसन श्वसनिका का निर्माण करती है। और यही श्वसन श्वसनिका जो है उप विभाजित होकर के वायु कूपिका वाहिनी बनाती है। वायु कूपिका वाहिनी प्रवेश करती है वायु कूपिका कोश में, और इस वायु कूपिका कोश में अनेक छोटी छोटी वायु कूपिकाएं पाई जाती है। और यही वायु कूपिकाएं आगे चल करके श्वसनीय सतह का निर्माण करती है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। अब जो वायु कूपिकाएं जो होती है वायु कूपिकाएं जो होती है इनकी संख्या दोनों फेफड़ों में, वायु कूपिकाओं की संख्या दोनों फेफड़ों में लगभग होती है 60 करोड़, यानी कि प्रत्येक फेफड़े में वायु कूपिका की संख्या 30 करोड़ होती है और दोनों फेफड़ों में मिला करके इनकी जो संख्या पाई जाती है वो 60 करोड़ के लगभग पाई जाती है। फिर ये जो वायु कूपिकाएं जो होती है इन वायु कूपिकाओं का जो व्यास पाया जाता है इनका व्यास 0.2 मिलीमीटर तक होता है। वायु कूपिकाओं का व्यास कितना होता है? 0.2 मिलीमीटर तक होता है। और इन्हीं वायु कूपिकाओं के ऊपर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। तो वायु कूपिकाओं के ऊपर रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है और वायु कूपिकाओं की जो शल्की उपकला और रक्त केशिकाओं की जो भित्ति जो होती है, ये रक्त केशिकाओं की भित्ति और ये वायु कूपिकाओं की जो शल्की उपकला जो होती है, ये दोनों मिल करके निर्माण करती है श्वसनीय सतह का। ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण करती है? श्वसनीय सतह का निर्माण करती है। अब ये श्वसनीय सतह जो होती है बहुत ही महीन होती है, लगभग 0.2 माइक्रोमीटर के आसपास में। फिर से समझते हैं कि जो वायु कूपिकाएं जो होती है, वायु कूपिकाओं की जो संख्या पाई जाती है, इनकी संख्या दोनों फेफड़ों में होती है 60 करोड़। वायु कूपिकाओं का जो व्यास पाया जाता है वो 0.2 मिलीमीटर के आसपास में होता है। वायु कूपिकाओं पर रक्त केशिकाओं का जाल फैला होता है। इन्हीं रक्त केशिकाओं की भित्ति और वायु कूपिकाओं की ये सल्की उपकला के मिलने से निर्माण होता है श्वसनीय सतह का। और ये श्वसनीय सतह बहुत ही महीन होती है जो लगभग 0.2 माइक्रोमीटर के आसपास में होती है। और इसी श्वसनीय सतह पर O2 और CO2 गैसों का आदान प्रदान होता है। अब इसके बाद में जो अगला टॉपिक आता है वो है श्वसन की क्रियाविधि। अगला टॉपिक जो है इसमें वो है श्वसन की क्रियाविधि। ये जो श्वसन की क्रियाविधि जो है, इस श्वसन की क्रियाविधि को 2 चरणों में पूर्ण किया जाता है, 2 चरणों में संपन्न किया जाता है। जिसमें से एक चरण है उसका नाम है निःश्वसन, और जो दूसरा श्वसन जो है या दूसरा चरण जो है उसका जो नाम है वो है उच्छ्वसन।
तो श्वसन की क्रियाविधि में 2 चरण पाए जाते हैं, या ये श्वसन की क्रियाविधि जो है 2 चरणों में पूर्ण होती है, जिसमें से पहला चरण जो है उसका नाम है निःश्वसन और जो दूसरा चरण है उसका नाम है उच्छ्वसन। अब निःश्वसन और उच्छ्वसन क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम निःश्वसन के बारे में। अब निःश्वसन में क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो वक्ष गुहा और जो उदर गुहा है, इन दोनों को पृथक करने के लिए एक गुंबद के आकार की पेशीय संरचना पाई जाती है और उस पेशीय संरचना को कहा जाता है तनुपट। और इसी तनुपट में उपस्थित होती है अरीय पेशियां, अरीय पेशियां जो कि तनुपट के संकुचन और शिथिलन की क्रियाविधि को कंट्रोल करती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं निःश्वसन में। तो जब निःश्वसन की जो क्रिया होती है तब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो तनुपट की जो अरीय पेशियां जो होती है, तनुपट की अरीय पेशियों में संकुचन होता है। अरीय पेशियों में जब संकुचन होता है तो उससे क्या होता है कि जो तनुपट जो होता है, सामान्य अवस्था में देखा जाए तो तनुपट गुंबद के आकार का पाया जाता है, लेकिन जब अरीय पेशियों में संकुचन होगा तो जो तनुपट जो होता है ये तनुपट चपटा हो जाएगा। तनुपट कैसा हो जाता है? चपटा हो जाता है। और जैसे ही तनुपट चपटा होता है तो उसके बाद में क्या देखने को मिलता है कि जो बाह्य अंतरापरशुक, बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, होता क्या है ये बाह्य अंतरापरशुक पेशियां, और इसी तरीके से एक और पाई जाती है जिसको कहा जाता है अंतरापरशुक पेशियां। ये दोनों प्रकार की पेशियां जो होती है पसलियों के बीच में पाई जाती है। और ये पेशियां क्या करती है कि इन पेशियों में जब संकुचन होता है तो या तो पसलियां जो होती है वो बाहर की तरफ खींची जाती है, और अंतरापरशुक पेशियों में अगर संकुचन होगा तो जो पेशियां होती है वो अंदर की तरफ खींच ली जाती है। अभी बात कर रहे हैं हम बाह्य अंतरापरशुक पेशियों की। तो जैसे ही बाह्य अंतरापरशुक पेशियों में संकुचन होता है तो इसमें संकुचन की वजह से क्या होता है कि जो पसलियां जो होती है ये पसलियां बाहर की तरफ खींची जाती है, और इसी वजह से वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में वायुदाब कम हो जाता है। तो बाहरी वायुमंडल की तुलना में जब फेफड़ों में वायुदाब कम हो जाता है तो इस दाब में अंतर के कारण ही वायुमंडल से जो वायु जो होती है वो वायु प्रवेश करने लगती है फेफड़ों की वायु कूपिकाओं में, और फेफड़ों की वायु कूपिकाओं में ये वायु तब तक प्रवेश करती रहती है जब तक कि इन वायु कूपिकाओं में और बाहरी वायुमंडल में जो दाब जो होता है वो एक समान नहीं हो जाता। तो इस तरह से निःश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। एक बार फिर से समझेंगे कि जो श्वसन की जो क्रियाविधि जो होती है, इस श्वसन की क्रियाविधि को 2 चरणों में पूर्ण किया जाता है। पहला चरण जिसका नाम है निःश्वसन और दूसरा चरण है उसका नाम है उच्छ्वसन। सबसे पहले हमने ये जानकारी ली इसमें कि निःश्वसन के समय तनुपट की जो अरीय पेशियां होती है उसमें संकुचन होता है और इनमें संकुचन से तनुपट चपटा हो जाएगा। फिर बाह्य अंतरापरशुक पेशियां जो कि पसलियों के बीच में स्थित होती है उनमें संकुचन होता है और इन पेशियों में संकुचन होने से पसलियां बाहर की तरफ खींची जाती है। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में जो वायुदाब होता है वो बाहरी वायुमंडल के दाब की तुलना में कम हो जाता है और दाब में इसी अंतर की वजह से जो वायु होती है वो फेफड़ों की वायु कूपिकाओं में प्रवेश कर जाती है और तब तक वायु कूपिकाओं में प्रवेश करती है, बढ़ती है वायु, जब तक कि वायुदाब
बाहरी वातावरण में और वायु कुपिकाओं में एक समान नहीं हो जाता और इस तरह से निःश्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब बात करते हैं उच्छ्वसन। उच्छ्वसन बिल्कुल निःश्वसन के विपरीत क्रिया है। जहां हमने पढ़ा कि निःश्वसन में अरीय पेशियों में संकुचन होता है, तो इधर जो है अरीय पेशियों में शिथिलन हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा चलेगा। इसमें तनुपट चपटा हुआ था, तो इसमें तनुपट जो होता है पुनः गुंबदाकार हो जाएगा। यहां पर बाह्य अंतरापर्शिक पेशियों में संकुचन हुआ था, यहां पर अंतरापर्शुक पेशियों में संकुचन होगा। फिर यहां पसलियां बाहर की तरफ खींची जाती है, तो इसमें पसलियां जो होती है वो अंदर की तरफ खींची जाती है। यहां पर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा, इधर वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। यहां वायु दाब जो है फेफड़ों में कम हो जाता है, इधर फेफड़ों में वायु दाब बढ़ जाता है और वायु दाब में इसी अंतर की वजह से वायु फेफड़ों से या वायु कुपिकाओं से बाहर निकाल दी जाती है। तो जहां यहां पर वायु फेफड़ों की वायु कुपिकाओं में प्रवेश कर रही थी निःश्वसन में, इसके ठीक उल्टा यहां पर हो जाएगा कि फेफड़ों से वायु जो है वो बाहर निकल जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि निःश्वसन के बिल्कुल विपरीत उच्छ्वसन की क्रिया संपन्न होती है। जहां निःश्वसन में हमने देखा कि अरीय पेशियों में संकुचन हुआ था, इसमें अरीय पेशियों में शिथिलन हुआ। यहाँ तनुपट चपटा हो जाता है, तो यहाँ तनुपट जो है वो गुंबदाकार हो जाता है। यहाँ बाह्य अंतरापर्शु पेशियों में संकुचन हुआ था, इसमें अंतरापर्शु पेशियों में संकुचन होता है। इसमें पसलियां बाहर की तरफ खींची जाती है, तो इसमें पसलियां जो होती है वो अंदर की तरफ खींची जाती है। यहाँ वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है, तो इसमें वक्ष गुहा का आयतन घटता है। यहाँ पर फेफड़ों में वायुदाब कम होगा वायुमंडल के वायुदाब की तुलना में, और इसमें जो वायुदाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यह वायु फेफड़ों में अर्थात वायु कुपिकाओं में प्रवेश कर रही थी और यहाँ पर जो है फेफड़ों से वायु जो है वो बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से हमने श्वसन की क्रियाविधि के बारे में समझा। इसके आगे के जो टॉपिक है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे।